एक वैश्विक उन्मुखीकरण का निर्माण और भौगोलिक अन्वेषण का युग। प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम में विश्व उन्मुखीकरण के निर्माण की ओर रुझान दिखा, एक प्रकार का विश्ववादी दृष्टिकोण। धीरे धीरे लोग अपने स्वयं की मातृभूमि से बड़ी एक राजनीतिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में विश्व की एक अवधारणा की ओर बढ़ रहे थे। अभी भी अन्य के साथ तालमेल करने की आवश्यकता थी और यह देश और उपनिवेशों के बीच तनाव को दर्शाता है। कम से कम अभिजात वर्ग के कुछ लोग इस बात से परिचित हो रहे थे कि भिन्न क्या है और देश के बाहर क्या है। यद्यपि अन्य को अक्सर डरने, हमला करने, उपनिवेश बनाने, उन पर हावी होने या दूर रखने के रूप में देखा जाता था। केवल पश्चिमी शक्तियों की ही अन्य लोगों में रुचि विकसित नहीं हुई थी, बल्कि ऐसा तर्क है कि पश्चिम में अन्य संस्कृतियों के बारे में जिज्ञासा उससे आगे बढ़ गई थी। दूसरों की संस्कृति से व्यापक उधार लिया गया था, जैसा कि हाल के वर्षों में वैश्विक इतिहासकारों द्वारा बहुत अधिक प्रलेखित किया गया है। वास्तव में यह तर्क करना संभव है कि पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सबसे प्रमुख पहलू अन्य सभ्यताओं से प्राप्त हुए थे। पश्चिमी सभ्यता का गठन सदियों से अन्य संस्कृतियों, विशेष रूप से पूर्व और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से संस्कृति संश्लेषण के माध्यम से किया गया था। इस सब का केंद्र बेशक पश्चिमी शक्तियों का औपनिवेशिक अभियान और विस्तार था, जबकि दुनिया के दूर के कोनों में सभी यूरोपीय उद्यम औपनिवेशिक नहीं थे, कई थे, और यह एक मुख्य तरीका था जिसमें पश्चिम न केवल गैर यूरोपीय विश्व से बल्कि स्वयं से भी संबंधित था। मानचित्र एक पश्चिम यूरोपीय आविष्कार नहीं था, लेकिन यह प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम में था कि परिष्कृत मानचित्र कला की तकनीकों को विकसित किया गया था, जिससे दुनिया की वैश्विक सोच संभव हुई। अमेरिका के रूप में जाने जाने वाली यूरोपीय खोज एकमात्र सबसे बड़ी घटना थी जिसने पश्चिमी विश्व दृष्टि के गठन को आकार दिया। एशिया के साथ मुठभेड़ के विपरीत अमेरिका के साथ मुठभेड़ ने एक खोज का रूप ले लिया, जिसने यूरेशियन सभ्यताओं द्वारा विश्व व्यवस्था की धारणाओं को चुनौती दी। इसने पश्चिम की व्यापक श्रेणी के उभरने का रास्ता खोल दिया, जिसने अंततः यूरोप के स्थान और महत्व को कम कर दिया। पुर्तगाली और स्पेनिश नाविकों द्वारा अपने देश के राजाओं की सहायता से खोजबीन शुरू की गई। चांदी और सोने के रूप में धन के अलावा और मसाला व्यापार, सैन्य गौरव और ईसाई मान्यताओं का प्रसार उनका मुख्य उद्देश्य था। कई तकनीकी कारकों ने उनकी सफलता में योगदान दिया। चुंबकीय कंपास, एस्ट्रोलैब और बेहतर कार्टोग्राफी, मानचित्र निर्माण का विज्ञान और जलयात्रा जैसे उपकरणों की मदद से वे नई भूमि तक पहुंचने में सक्षम थे जहां उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया। कारवेल पुर्तगालियों द्वारा डिजाइन किया गया एक प्रकार का उन्नत जहाज था। अस्केठा त्रिकोणीय पालों ने हवाओं के खिलाफ जहाजों को चलने की अनुमति दी। यह तकनीक अरबों से सीखी गई थी। चुंबकीय कंपास का आविष्कार चीनियों और एस्ट्रोलैब का यूनानियों द्वारा किया था। यह अन्वेषण का युग भी कहलाया गया, क्योंकि जो यह प्रस्तावित करता है कि धार्मिक और सांसारिक मामले प्रारंभिक पश्चिमी मस्तिष्क में निकटता से जुड़े थे। इसने गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड वाक्यांश में अभिव्यक्ति पाई। 5 व्यापार, उपनिवेश और वाणिज्यवाद। 1200 और 1600 की सदियों में पुर्तगाल और स्पेन द्वारा नेतृत्व में यूरोपीय देशों ने अमेरिका और पूर्व में कई व्यापारिक चौकियों और उपनिवेशों की स्थापना की थी। एक उपनिवेश एक नए क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक निवास है, जो व्यापार और प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण द्वारा मूल देश के साथ जुड़ा हुआ था। उपनिवेशों और व्यापारिक चौकियों के विकास के साथ यूरोपीय लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि दर्ज की। उपनिवेशों ने वाणिज्यवाद के सिद्धांत में एक भूमिका निभाई, सिद्धांतों का एक संग्रह जो 17वीं शताब्दी में आर्थिक विचारों पर हावी था। वाणिज्यवादियों के अनुसार एक राष्ट्र की समृद्धि बुलियन या सोने और चांदी की एक बड़ी आपूर्ति पर निर्भर थी। सोने और चांदी को भुगतान में लाने के लिए राष्ट्रों ने व्यापार के अनुकूल संतुलन बनाने की कोशिश की। जो एक राष्ट्र आयात करता है और यह समय के साथ निर्यात करता है, उस मूल्य में अंतर को व्यापार का संतुलन कहते हैं। जब व्यापार का संतुलन अनुकूल होता है, तो निर्यात किए गए सामान आयात किए गए से अधिक मूल्य के होते हैं। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारों ने निर्यात उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा दिया। उन्होंने सड़कों, पुलों और नहरों के निर्माण से नए उद्योगों को सब्सिडी या भुगतान दिया और परिवहन प्रणालियों में सुधार किया। विदेशी वस्तुओं पर उच्च सीमा शुल्क दर या कर लगाकर उन्होंने इन वस्तुओं को अपने देशों से बाहर रखने की कोशिश की। भूमध्य सागर में आरंभिक वृक्षारोपण। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कृषि प्रबंधन के तंत्र के रूप में वृक्षारोपण परिसरों के साथ यूरोप के जुड़ाव की शुरुआत पश्चिम एशिया में ईसाई मुसलमानों के प्रारंभिक धर्म युद्धों की अवधि के दौरान ऐसे ही तंत्र से पश्चिम एशिया में सामना से हुआ। इस्लाम के उदय और दक्षिण एशिया से मध्य एशिया, वहां से उत्तरी अफ्रीकी तट और इबेरियन प्रायद्वीप तक लोगों और सेनाओं की आवाजाही से बड़े पैमाने पर वनस्पतियों और जीवों का भी स्थानांतरण हुआ। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से फसलों की एक श्रृंखला भूमध्य सागरीय दुनिया में आई, जिसमें चावल, मूलतः
दक्षिण पूर्व एशिया का यह फसल दक्षिण एशिया में उगाने के कारण सदियों के संशोधन के बाद यूरोप पहुंचा। नारियल, खट्टे संतरे, नींबू, गन्ना, केले और शायद आम भी शामिल थे। समय के साथ इनमें से कई दक्षिणी यूरोप तक पहुंच गए और साइप्रस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल में 15वीं और 16वीं शताब्दी से उगाए जा रहे थे। गन्ने का वृक्षारोपण। भूमध्य सागर में गन्ने के वृक्षारोपण में बढ़ोतरी चीनी व्यापार में इतालवी व्यापारियों के बढ़ते निवेश और प्रारंभिक ईसाई मुसलमान धार्मिक लड़ाकुओं जिन्होंने वृक्षारोपण संगठन को जाना और यूरोपीय खेतों में इसकी नकल की के कारण हुआ। एक फसल के रूप में गन्ने की वृक्षारोपण करने और देखभाल के लिए भारी मानव श्रम की आवश्यकता होती है। साथ ही गन्ने का पौधा बहुत भारी होता है, इसलिए इसे लंबी दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप गन्ना कृषि में किसी भी निवेश को गन्ने से चीनी निकालने के लिए सहायक बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता होगी। एक बार गन्ने की पेराई होने के बाद फसल की तुलना में चीनी का उच्च मूल्य होता है। नतीजतन चीनी लंबी दूरी के परिवहन के लिए आदर्श थी, खासकर जलमार्ग द्वारा। प्रारंभिक आधुनिक शताब्दियों के दौरान मुख्य रूप से मध्यम पूंजीपति वर्गों के उभरने के साथ नए बाजारों के उद्भव के कारण मीठा करने के लिए चीनी की मांग में कई गुना वृद्धि हुई, जो अभी तक यूरोपीय समाजों में कुलीन वर्गों द्वारा सीमित उत्पादों के क्रय का साधन रहे थे। यूरोपीय बाजारों की मूल्य क्रांति ने मांग में वृद्धि के साथ साथ वस्तु के रूप में चीनी में निवेश की लाभप्रदता बढ़ाने में सहायता की। यूरोपीय बाजारों के लिए चीनी उत्पादन बढ़ाने का पहला प्रयास पूर्वी भूमध्य सागर के टायर के आसपास के क्षेत्र में धर्मयुद्ध के लड़ाकुओं द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1123 CI में शहर पर कब्जा कर लिया था। वेनिस के व्यापारियों, जिन्होंने समुद्री रास्तों पर माल और वस्तुओं की आवाजाही की सुविधा के जरिए ईसाई सेनाओं की मदद की, उन्होंने शहर के आसपास के क्षेत्रों में मौजूदा गन्ने के वृक्षारोपण का उपयोग किया। इन प्रारंभिक खेतों की लाभप्रदता और व्यवहार्यता स्थानीय चीनी निष्कर्षण तकनीकों को अपनाने का परिणाम थी। साथ ही यह एजियन और भूमध्य सागर के पार इतालवी और यूरोपीय बाजारों तक चीनी के निरंतर परिवहन को सुनिश्चित कर एक व्यवहार्य बाजार प्रदान करने का परिणाम थी। इसी अवधि में आसपास के क्षेत्र में इसी तरह के गन्ना बागान उभरने लगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि यरूशलेम के राजा बाल्डविन थयो 1131 CE अक्रे शहर के आसपास के क्षेत्र में गन्ने के खेतों में व्यक्तिगत रूप से निवेश करते थे। ट्यूटोनिक नाइट और नाइट टेम्पलर जैसे धार्मिक लड़ाकुओं के समूहों का उत्तरी लेबनान में शहर त्रिपोली के आसपास के गन्ने के खेतों पर स्वामित्व था और वे उसमें निवेश करते थे। 13वीं शताब्दी तक लेबनान के आसपास के गन्ने के खेत वृक्षारोपण के प्राथमिक स्रोत और यूरोप में चीनी आयात के स्रोत रहे। इस क्षेत्र में नॉर्मन से बसे लोगों द्वारा सिसिली में यूरोपीय भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चीनी उत्पादन की नकल करने का प्रयास किया गया था। हालांकि तकनीकी पिछड़ेपन और अनातोलियन और पश्चिम एशियाई उत्पादन केंद्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण उद्योग को शुरू में झटका लगा। हालांकि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एशियाई प्रौद्योगिकी के आत्मसात करने के साथ सिसिली यूरोप में चीनी उत्पादन और आपूर्ति के मुख्य केंद्रों में से एक के रूप में उभरा और पश्चिमी भूमध्य सागर और पूरे अटलांटिक में गन्ना वृक्षारोपणों बागानों के संचरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। साइप्रस भी 13वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के अंत तक पूर्वी भूमध्य सागर में प्रमुख चीनी उत्पादन केंद्रों में से एक के रूप में रहा। साइप्रस दूसरे ईसाई मुसलमान धर्मयुद्ध के दौरान यूरोपीय नियंत्रण में आ गया और अंततः 1498 में वेनिस के नियंत्रण में आ गया। कृषि भूमि की वृक्षारोपण शैली प्रबंधन को अन्य इतालवी शहरों के प्रमुख व्यापारिक परिवारों और बैंकरों से भी समर्थन मिला, जिन्हें धर्मयुद्ध सेना के समर्थन के परिणाम स्वरूप इन उपजाऊ क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान की गई थी। साइप्रस में हम वेनिस के कोर्नारोस और स्पेन के कैटेलोनिया सीफेरर परिवारों की उपस्थिति पाते हैं। अन्य चीनी वृक्षारोपण बागान, चर्च और विशेष रूप से अस्पताल मालिकों के थे। दूसरे मालिक के एजेंट आमतौर पर कानून और व्यवस्था के लागू करवाने के लिए एजेंट के रूप में काम करते थे और अधिकांश विवाद स्थानीय रूप से हल किए जाते थे और उच्च नियामक अधिकारियों तक नहीं जाते थे। 5. पौत्रिया, चीनी, कॉफी और कपास जैसे विशेष उत्पादों को दूर के बाजारों में आपूर्ति करने के लिए वृक्षारोपण बागान बनाए गए थे। चूंकि वृक्षारोपण बागान की सफलता उपज का निर्यात करने की सफलता में थी, इसलिए कई बार अधिकांश उपज का निर्यात किया जाता था और स्थानीय आबादी को खिलाने के लिए बहुत कम खाद्यान्न बचता था। इसलिए इनमें से अधिकांश बागान लंबी दूरी के व्यापारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए। 6.4 अटलांटिक द्वीप समूह आरंभिक बस्तियां। जैसा कि यूरोपीय लोगों ने अटलांटिक में गहन जोखिम उठाकर अंदर जाने की प्रौद्योगिकी विकसित की, वे पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका के तट से पूर्वी अटलांटिक में कुछ द्वीपों में प्रारंभिक संपर्क उपनिवेशों की स्थापना के लिए आए। उन्हें अलग अलग उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया था।
कुछ के जलवायु यूरोप के समान थे। वे आगे पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए व्यापारिक चौकी वगैरह जगह के तौर पर विकसित की गई थी, जबकि अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गन्ना वृक्षारोपण बागान के लिए विकसित की गई और अटलांटिक क्षेत्र में प्रारंभिक दास बस्तियों की स्थापना देखी गई। इसके अलावा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अफ्रीकी तटीय क्षेत्र के साथ भूमध्य रेखा के करीब के कई द्वीप ज्वालामुखी प्रकृति के थे और उष्णकटिबंधीय स्थान के कारण उनकी मुख्य भूमि अफ्रीका की तुलना में वहां की जलवायु अधिक आई थी। शॉर्टिनर 7C ई और शॉर्टिनर 35 सी ई के बीच खोजे गए निर्जन अजोरेस की यूरोप की मुख्य भूमि जलवायु से समानताएं थी और इसलिए वे वृक्षारोपण के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं थी। ये पश्चिम में आगे बढ़ने के लिए मंच के रूप में बसाई गई थी। दो मुख्य द्वीपों को मिलाकर बना मेडीरा छोटे टापुओं के एक समूह से घिरा हुआ था और अटलांटिक के प्रारंभिक वृक्षारोपण बागान बस्तियों में एक था। समूह का सबसे बड़ा द्वीप मेडीरा और उसके पड़ोसियों में से एक पोर्टो सैंटो में गन्ने के वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त जलवायु थी। 1420 सीई के आसपास यहाँ पुर्तगाली बस्ती स्थापित करने का प्रयास किया गया था और ठीक उसी समय नाविक पश्चिम अफ्रीकी तट के साथ दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। लगभग 250 मील दक्षिण में कैनरी द्वीप समूह थे जो गन्ने के वृक्षारोपण के लिए भी विकसित किए गए थे। हालांकि वहां की बीहड़ स्थलाकृति ने वृक्षारोपण को मुश्किल बना दिया था। इन द्वीपों को प्राप्त करने के लिए पुर्तगाल और स्पेन के बीच कड़ी टक्कर हुई और 34 सीई के आसपास इस पर स्पेन का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। उसके आगे दक्षिण में सेनेगल नदी के मुहाने के सामने केप वर्डे द्वीप समूह है। काफी शुष्क और गर्म इस द्वीप का प्रयोग पुर्तगाली मुख्य रूप से अपने अफ्रीका व्यापार के प्रबंधन, मुख्य रूप से दास व आशय के सोने के लिए एक अपतटीय आधार के रूप में करते थे। उससे आगे दक्षिण में गियाना की खाड़ी में साओ एम का उदय, टोम, फर्नांडो पो, प्रिंसिप और एनोबोन के द्वीप हैं। 1471 सी ई एंड 1472 सी ई के बीच पुर्तगालियों द्वारा सभी 4 द्वीपों की खोज और उस पर आधिपत्य स्थापित किया गया था। इनमें से केवल साओ टोम और फर्नांडो पो का ही कुछ आर्थिक महत्व था। साओ टोम एक निर्जन द्वीप को गन्ने के वृक्षारोपण के एक प्रमुख स्थान के रूप में विकसित किया गया, जबकि फर्नांडो पो पर अफ्रीकी जनजातियों बसी थी जिन्हें इन प्रारंभिक अटलांटिक वृक्षारोपण में काम करने के लिए श्रम स्रोत संभवतः दास के रूप में प्रयोग किया गया था। जैसे ही यूरोपीय बस्तियां अटलांटिक में आगे बढ़ीं, निवेश के तरीकों और वृक्षारोपण बागान के संगठन में तेजी से बदलाव और परिवर्तन हुए। अटलांटिक के द्वीपों में यूरोपीय बस्तियों का स्थानीय आबादी पर एक भयावह प्रभाव भी पड़ा और स्थानीय निवासी यूरोपीय लोगों से लड़ाई के कारण और बीमारी से तेजी से मरने लगे, क्योंकि यूरोपीय लोगों में बीमारियों से लड़ने की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। इन प्रारंभिक यात्राओं में से अधिकांश लिस्बन और स्पेन में शाही परिवारों द्वारा वित्त पोषित और समर्थित थीं, जबकि इन प्रारंभिक यात्राओं में भाग लेने वाले लगभग सभी इतालवी थे। बहुत से वित्तीय निवेश इतालवी राज्यों जेनोआ और लॉरेंस के बैंकिंग परिवारों से भी आए थे। मेडीरा में लगभग शॉर्टन में गन्ने का वृक्षारोपण बागान स्थापित किया गया था, जबकि वृक्षारोपण और चीनी निकालने का काम अलग अलग किया जाता रहा। चीनी मिल प्रतिष्ठानों को जेनोआ जैसे शहरों के इतालवी व्यापारी बैंकर द्वारा वित्त पोषित किया जाता रहा और सिसिली के तकनीशियनों द्वारा प्रबंधित किया जाता रहा। मेडीरा से एंटवर्प तक चीनी की प्रत्यक्ष आपूर्ति 1470 सीई के आसपास शुरू हुई और 1480 सीई तक सालाना लगभग 70 जहाज द्वीप से व्यापार कर रहे थे। उत्पादन 1445 सीई में लगभग 60 मीट्रिक टन और 1570 सीई तक 2400 मीट्रिक टन हो गया। 1500 सीई तक मदिरा चीनी उत्तरी यूरोपीय बाजार में हावी हो गई और भूमध्य सागरीय के प्रारंभिक गन्ने के वृक्षारोपण बागानों के स्थानों के नजदीक जेनोवा और इस्तांबुल में भी बेची गई। स्पेन द्वारा कैनरी को समान तरीके से विकसित किया गया था और जेनोआ के व्यापारियों और जर्मन पूंजी द्वारा इसकी मदद की गई थी। साओ टोम की दिशा में गति अटलांटिक के औपनिवेशीकरण का अगला चरण था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समृद्ध ज्वालामुखीय मिट्टी के साथ स्थित होने और कांगो घाटी के दास खरीद क्षेत्र के करीब होने के कारण इस द्वीप ने दास बागानों के उत्कर्ष के लिए आदर्श स्थिति प्रदान की, जो आने वाले दशकों और शताब्दियों में अटलांटिक परिदृश्य को बदल देगा। द्वीप पर चीनी का उत्पादन 1500 सीई के बाद बढ़ना शुरू हुआ और 1544 सीई तक लगभग 250 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। हालांकि बाद के दशकों में अंगोला के दासों द्वारा विद्रोह के कारण, जिन्होंने क्षेत्र की बीहड़ता का फायदा उठाया,
क्षेत्र में प्रतिष्ठानों के लिए उत्पन्न सुरक्षा समस्याओं के कारण द्वीप में उत्पादन की लागत में काफी बढ़ गई। मुख्य भूमि से द्वीप की दूरी और सुरक्षा मुद्दों के कारण निवेश करना कठिन हो गया और आने वाले वर्षों में उत्पादन लगातार गिरता गया। इसके अलावा ब्राजील में वृक्षारोपण बागानों के विस्तार ने द्वीप पर गन्ना रोपने वाले व्यापारियों को व्यापार से बाहर कर दिया। अमेरिका की दिशा में विस्थापन। अमेरिका में वृक्षारोपण बागान की गति ने पूरे अटलांटिक में उत्पादन और आपूर्ति दोनों के संगठन के तरीके में भारी बदलाव ला दिया। जबकि यूरोपीय देशों या पूर्वी अटलांटिक में संगठन को बैंकरों और व्यक्तिगत बागान मालिकों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जो एक देश या अन्य के झंडे के नीचे अपने व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने की भावना से काम करते थे। अमेरिका में इस संगठन को एक प्रतिस्पर्धी वाणिज्यवादी प्रतिद्वंद्विता द्वारा एकात्मक राष्ट्रवादी उद्यमों में बदल दिया गया था। यहाँ व्यापार का संगठन एक राष्ट्रीय एकाधिकार बन गया, जिसको सुरक्षित रखना था और जिसके लिए लड़ना था। उपज का विनिमय और बाजारों के संजाल सभी राष्ट्रीय व्यापारिक हितों के अधीन हो गए। 16वीं और 17वीं सदी के अटलांटिक का इतिहास पुर्तगाली और अन्य उत्तरी यूरोपीय शक्तियों के साथ स्पेन के संघर्ष के साथ साथ ब्रिटेन और फ्रांसीसी व डच राज्यों और वाणिज्यिक एजेंटों व एजेंसियों के बीच संघर्ष से जुड़ा है। 15वीं शताब्दी के अंत तक स्पेन और पुर्तगाल दोनों कैनरी और मडीरा में प्रारंभिक वृक्षारोपण बागान बस्तियों से आगे बढ़ने लगे। स्पेनिश उद्योग कैरिबियन सेंटो डोमिंगो या हिस्पनियोला द्वीप पर जाने लगा। यहीं चीनी से सबसे पहला परिचय 1443 में कोलंबस द्वारा कराया गया था, जो सफल नहीं हुआ था। इसके बाद स्पेनवासियों ने 1503 सीई में कैनरी के तकनीशियनों की सहायता से गन्ने को फिर से लगाया, जो फिर से विफल हो गया। हालांकि इस बार असफलता का कारण प्रौद्योगिकी का अभाव नहीं, बल्कि श्रम शक्ति की कमी थी। यूरोप के लोगों द्वारा इन द्वीपों पर लाई गई बीमारियों के संपर्क में आने के बाद अधिकांश अरावाक इंडियन लोगों की मृत्यु हो गई। कैनरी के दोनों जिम्मेदारों तकनीशियनों और श्रमिकों द्वारा 1517 सीई में एक नया प्रयास किया गया था। इस बार कुछ प्रारंभिक सफलता मिली और उत्पादन 1517 सीई से पहले लगभग 1000 मीट्रिक टन तक बढ़ गया। हालांकि स्पेनिश सरकार के उदासीन रवैये के कारण, जो पेरू के उच्च क्षेत्रों और मेक्सिको में चांदी की खानों और ऐसे ही उद्योगों की स्थापना में अधिक रुचि रखती थी, उत्पादन में गिरावट आई और लंबे समय तक सैंटी डोमिंगो उत्पादन अटलांटिक में अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादन और बाजार के मुकाबले गौण ही बना रहा। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी कब्जे के बाद ही जब सैंटो डोमिंगो अटलांटिक में सबसे बेशकीमती चीनी उपनिवेशों में से एक के रूप में उभरा। ब्राजील में पुर्तगाली बस्तियों ने पूरी तरह से अलग रूप और प्रक्षेप पथ अपनाया। कैरेबियन द्वीपों की तुलना में अफ्रीकी तट के बहुत करीब ब्राजील के गन्ना कैनेरेवियन कम अवधि में सच्चे दास बागानों के रूप में उभरे। अटलांटिक में पुर्तगाली वर्चस्व और दास व्यापार के वास्तविक एकाधिकार ने ब्राजील में बागानों के लिए श्रम की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित किया और 1540 सीई से इसकी शुरुआत के कुछ ही समय के भीतर चीनी का उत्पादन साओ टोम और मेडीरा के स्तर तक बढ़ गया। 1560 सीई तक यह 2500 मीट्रिक टन था, जो 1580 सीई तक बढ़कर 5000 टन हो गया। 1600 सीई तक यह आंकड़ा 16000 टन तक पहुंच गया था और 1630 सीई तक यह 20000 टन से अधिक हो गया था। 17वीं शताब्दी के बाकी दिनों में उत्पादन के आंकड़े 20,000 से 30,000 टन प्रतिवर्ष के आसपास रहे। इस प्रकार 17वीं शताब्दी के अंत तक ब्राजील के गन्ना कैरेबियन समकालीन कैरेबियन समकक्षों की तुलना में बहुत अधिक उत्पादन कर रहे थे। विस्थापन के आर्थिक कारक। अफ्रीका से आयात किए गए दास श्रमिकों के सहयोग से मुख्य भूमि यूरोप से अनेक मील दूर गन्ना वृक्षारोपण बागानों की स्थापना के लिए भारी निवेश आवश्यक था और शुरुआत में बसने वाले और बागान मालिकों के इस कदम के पीछे के औचित्य को समझने की जरूरत है। इस गति और बस्तियों के पीछे के आर्थिक औचित्य को नई नौपरिवहन तकनीक की उपलब्धता, वायु और महासागरीय धाराओं के प्रारूप की नई और बेहतर समझ के साथ साथ विशेषकर उत्तरी यूरोपीय बाजारों में चीनी के उपभोक्ता मांग में वृद्धि के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। 17वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप, विशेष रूप से इंग्लैंड और निम्न देशों के बाजारों ने संपदा सृजन की बेहतर परिस्थिति का अनुभव करना शुरू किया और इसके परिणाम स्वरूप चीनी दय के रूप में वस्तुओं की बेहतर मांग बढ़ी, जिसे अब तक विलासिता के उत्पाद के रूप में देखा जाता था। महिरा से पुर्तगाल या जेनोजा तक चीनी की नी परिवहन की लागत लगभग एंटवर्प के समतुल्य थी। अधिकांश मौसमों में मडीरा से पवन के रुख की ओर नीचे जिब्राल्टर है और वापसी पर एक जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में व्यापारिक पवन द्वारा बढ़ेगा और फिर अजोरिस से पश्चिमी पवन पूर्व की ओर से यूरोप की यात्रा को सरल और आसान बना देती थी। 16वीं शताब्दी में नौ परिवहन तकनीक में लगातार सुधार हुआ और इन महासागरों की यात्रा सन्मय हुई।
निम्न तटीय देशों के जहाजों ने विशेष रूप से थोक माल की खेपों के हस्तांतरण में मदद दी। चीनी उद्योग का प्रवासन भी नए सिरे से शुरू होने के लाभ से लाभान्वित हुआ। जब उद्योग को पहली बार एक नई जगह पर स्थापित किया गया था, तो मिल के आकार ने मिल के लाभप्रद संचालन के लिए साफ की जाने वाली भूमि के उस परिमाण को नियंत्रित किया जिसका उपयोग गन्ना आपूर्ति के लिए किया जाता था। एक बार निवेश हो जाने के बाद मील का आकार बदलना मुश्किल हो जाता था, या कई क्षेत्रों में खेतों की जोतों के आकार में भी बदलाव करना भी कठिन था, क्योंकि खेती के लिए प्रयोग होने वाले बहुत बड़े क्षेत्र लाभदायक नहीं हो सकते थे, क्योंकि पड़ोस के मिल गन्ने को प्रभावी ढंग से संसाधित करने में सक्षम नहीं थे। जब एक नए द्वीप को साफ किया गया था, तो बसने वालों को यह निश्चय करने का लाभ था कि खेती के लिए कितना क्षेत्र उपलब्ध है और भूमि की उत्पादन क्षमता का लाभ उठाने के लिए संसाधन करने वाली मौसिकिया। गन्ना वृक्षारोपण और ब्राजील में दासता। पश्चिमी गोलार्ध में दास व्यापार के 2.5 सदी के दौरान ब्राजील उस क्षेत्र के रूप में जमरा जिसने दासों का अधिकतम आयात किया। यह क्षेत्र 16वीं शताब्दी के मध्य से पुर्तगाली नियंत्रण में गन्ना वृक्षारोपण, बागानों और चीनी उद्योगों की स्थापना का साक्षी बना। ब्राजील में प्रारंभिक वृक्षारोपण में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विकसित संस्थाओं के कुछ पहलू शामिल थे, जबकि ब्राजील में सामने आई परिस्थितियों के अनुसार वृक्षारोपण बागान प्रणाली के संगठनात्मक पहलुओं में कई बदलाव किए गए थे। गन्ना लगाने और चीनी निकालने की तकनीक महिरा से खरीदी गई थी। हालांकि भूमि और संगठन का नियंत्रण यूरोप में कार्यरत सामाजिक और सामंती संस्थाओं की तर्ज पर था। ब्राजील के साथ पुर्तगाल का प्रारंभिक जुड़ाव बहुत अधिक लाभदायक नहीं था। इस क्षेत्र को एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता था जहां जहाज सिर्फ पानी और बाजे फलों और आसपास के तटीय क्षेत्र के जंगलों से प्राप्त किए गए रंजक पदार्थ से भरे जा सकते थे। 16वीं शताब्दी के पहले 3 दशकों के लिए, यानी 1530 तक, इस क्षेत्र में एक लंबी और स्थिर उपस्थिति स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों या किसी अन्य यूरोपीय शक्ति की ओर से कोई सराहनीय प्रयास नहीं किया गया था। पेरू और मेक्सिको जैसे अन्य क्षेत्रों के विपरीत, जहां स्पेनवासी संघर्ष और विजय में व्यस्त थे, ब्राजील ने यूरोपीय और मूल इंडियन के बीच बहुत कम या लगभग कोई सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं हुआ। ब्राजील के क्षेत्र में प्रारंभिक रुचि अधिकांश व्यापारियों द्वारा दिखाई गई थी, यूरोप के संभ्रांत लोगों द्वारा नहीं। उन्होंने कासा की इंडिया के साथ अनुबंध किया, जो पुर्तगाल के ताज के विदेशी व्यापार मामलों का संचालन करता था। ये अनुबंध सामंती घोषणा पत्र नहीं थे, जो भूमि पर व्यक्तिगत शासन को अधिकृत करते थे। यह केवल व्यापार का अधिकार देते थे। कुछ निजी व्यक्तियों ने और कई सदस्यों वाले कुछ सिंडिकेट ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। 34C के बाद से फ्रांस के आगमन के साथ बस्ती स्थापना और विस्तार का दूसरा चरण शुरू हुआ, जो पुर्तगाल को, जिनका इस क्षेत्र पर अधिकार था, भुगतान किए बिना रंजक लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। जवाब में पुर्तगाल ने ब्राजील के लिए एक नौसैनिक अभियान को भेजा ताकि अपने अधिकारों का दावा और भी मजबूत किया जा सके। पुर्तगाल द्वारा दावा किया गया संपूर्ण ब्राजीलियाई तट अटलांटिक तट पश्चिम की दिशा में सीधी रेखा में पट्टियों में विभाजित था। प्रत्येक पट्टी सामंती घोषणा पत्र के तहत व्यक्तियों या कंपनियों को सौंपी गई थी, जिन्हें उनके अनुदान वाली भूमि के संपूर्ण मामलों पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। इनमें से अधिकांश अनुदान हमेशा के लिए थे और बदले में पुर्तगाली ताज कुछ सीमा शुल्क दवाओं, मसालों और रंजक लकड़ी के व्यापार पर एकाधिकार चाहता था और सोने, चांदी या बहुमूल्य पत्थरों के मिलने पर उनके पान भाग का आश्वासन चाहता था। ऐसे लोगों को कैप्टन डोनेटरी की उपाधि दी गई थी और इस प्रकार उपनिवेशों को कैप्टनियस डोनेटेरी कहा जाने लगा। हालांकि उपरोक्त प्रयोग 2 दशकों के भीतर ध्वस्त हो गए, क्योंकि ताज के निवेश के कम रखने के इरादे से उपनिवेशों को बनाया गया था। चूंकि कप्तानों के पास पूंजी की पहले ही कमी थी और स्थानीय इंडियन के बीच उच्च मृत्यु दर के कारण उनके पास लगातार श्रम की भी कमी थी। इसके अलावा फ्रांसीसी हस्तक्षेप का भी मुकाबला नहीं किया जा सका, क्योंकि ये बस्तियों यूरोपीय हमलावरों के खिलाफ बचाव के लिए सुसज्जित नहीं थीं। उपर्युक्त विफलताओं के कारण उपनिवेशों को बाद में ताज के नियंत्रण में लाया गया और प्रशासन को नौकरशाहों द्वारा प्रबंधित किया जाने लगा था। 1549 में ताज सरकार के हाथों पदांतरण शुरू हुआ और इससे ब्राजील के साथ पुर्तगाली संबंधों का नया बरण शुरू हुआ। चीनी उद्योग 16वीं शताब्दी के मध्य दशक तक चीनी ने निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के रूप में रंजक लकड़ी और अन्य वन उत्पादों का स्थान ले लिया। प्रारंभिक वृक्षारोपण, बागान अटलांटिक तट के किनारे अमेरिडियन दासों को रोजगार देकर और मेडीरा द्वीपों से प्रौद्योगिकी और निष्कर्षण तकनीक का आयात करके स्थापित किए गए थे।
या 5 से सितंबर स्टरसी में पुर्तगाली ताज द्वारा अवैध बनाने के बाद भी अमेरोइंडियन दारियों का उपयोग जारी रहा। यद्यपि यूरोपीय लोगों से संपर्क में आने के कारण विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होने के कारण मूल इंडियन आबादी के बीच मृत्यु दर बहुत अधिक होने के कारण इंडियन दास एक दीर्घकालिक विकल्प नहीं था। प्रारंभिक उपाय ब्राजील के अंदरूनी हिस्सों तक दास व्यापार स्थापित करना था, लेकिन मृत्यु दर में कोई कमी नहीं हुई और उसकी दर काफी ऊंची थी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थी कि तटीय वृक्षारोपण में पर्याप्त स्थायित्व और जनसांख्यिकीय स्थिरता नहीं थी। इसकी प्रतिक्रिया में 1550 सीटीई के बाद से धीरे धीरे अगली आधी सदी में अफ्रीकी दासों ने ब्राजील के तट के किनारे वृक्षारोपण बस्तियों में स्थानीय शक्ति के रूप में स्थानीय लोगों को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया। 16वीं शताब्दी के अंत तक साओ टोस, महिरा और कैनरी को यूरोपीय चीनी के मुख्य स्रोत के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए ब्राजील चीनी उत्पादन में अग्रणी बन गया। ब्राजील में चीनी उद्योग में इस तेज वृद्धि के पीछे कई कारक थे। एक समुद्र तट के किनारे समतल उपजाऊ भूमि की बड़ी उपलब्धता ने, जिसका उपयोग वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता था, बस्तियों के स्थान को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल्वाडोर में बहिया के रेकोनकाव विशेष रूप से पसंदीदा था, क्योंकि इसने दुनिया में गन्ने की सबसे अच्छी भूमि की आपूर्ति की। लगभग 4000 वर्ग मील के आकार वाला क्षेत्र लगभग जमैका द्वीप जितना बड़ा था। ब्राजील के चीनी उद्योग की सफलता के लिए दासों तक आसान पहुंच भी एक प्रमुख